अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश 201 का लेक्चर नंबर 29 प्रपोज़ल। प्रपोजल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यही है, प्रपोजल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, प्रपोजल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट डिज़ाइन टू गेट प्रोडक्ट प्लान्स प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड बाय आउटसाइड बिजनेस और गवर्नमेंट क्लाइंट्स। यानी प्रपोजल क्या है? ये एक स्पेशल टाइप है एनालिटिकल रिपोर्ट की, यानी इसमें एनालिटिक्स होते हैं। और डिज़ाइन किस लिए किए जाते हैं कि हम चीज़ें दूसरों से ले सकें, या उनके जो प्रोजेक्ट है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हो, ये आउटसाइड बिजनेस में या गवर्नमेंट क्लाइंट्स में, ये इस तरह होता है। प्रपोज़ल आप देखेंगे कि बाद का जो बिज़नेस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया, यार मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। वो प्रपोज़ल था जो उन्होंने कोई चीज़ बाय करने के लिए, कोई प्लान्स या कोई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए प्रपोज़ल भेजा था दूसरी कंपनी को, तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या होता है, प्रपोज़ल होता है। तो प्रपोज़ल होता है इस की जो कुछ रीडिंग सिचुएशंस होती हैं प्रपोज़ल की, द वैरायटी ऑफ रीडिंग सिचुएशंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपका प्रपोज़ल होता है वो किस तरह का होता है। तो इसमें मैं आपको देखता हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया जो इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले क्या है कि आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपका जो प्रपोज़ल है वो आप अपने तौर पर जाकर सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपना प्रपोज़ल है। तो आपका प्रपोज़ल की कंपटीशन भी होता है, जैसे कि आपको बिज़नेस की एग्जांपल दी कि एक ही प्रोजेक्ट होता है और उसके लिए बहुत सारे प्रपोज़ल मुख्तलिफ़ कंपनियों से आते हैं। तो इसमें कंपटीशन का जो बात है वो भी है। और बाद बात ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रपोज़ल हो वो अकेला ही हो और कोई भी कंपटीशन ना हो और आपका प्रपोज़ल मेरिट पर पूरा हो। ठीक है, एंड यू प्रपोजल मे नीड टू अप्रूव्ड बाय वेरियस पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपका प्रपोजल है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को क्या करना है, उसको अप्रूव करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको रीडर को सबमिट करवा सकते हैं। और यू में सबमिट डायरेक्टली योर सेल्फ, आप खुद भी जाकर सबमिट करवा सकते हैं। तो उसके बाद है यू मे बी फ्री टू राइट योर प्रपोजल इंटायरली एज यू थिंक। यानी आप अपना जो प्रपोजल है उसको इस तरह राइट कर सकते हैं जैसा कि आप सोचते हैं। तो ये है रेटिंग सिचुएशन की कुछ वैरायटीज़ प्रपोजल्स की। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, याद करना है, ये जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है। इन चीज़ों का आपने याद नहीं करना, ना इनके झगड़ों में पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर का मकसद यही होता है कि आपको फाइनल टर्म के वाले से वो चीज़ बता दी जाए जो इंपॉर्टेंट है और जो आप करके सिर्फ उसे ही करके जो है अच्छे नंबर ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रपोजल रीडर्स और इन्वेस्टर्स। तो इस क्वेश्चन की आप जो ये हाईलाइट किया है कि प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स, इसको अगर जहन में थोड़ा सा सोचें तो ये बात कुछ यूँ है कि अगर मैंने प्रपोज़ किया दूसरी कंपनी को कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़रीद लो, या फॉर एग्जांपल दूसरी को छोड़ो, अपनी ही कंपनी की बात करते हैं कि अपने जो जो रीडर है, जो इन्वेस्टर, जो सॉरी जो कर सकता है, जिसके हाथ में सारा कुछ, उसको मैं पर्पज़ जो है वो भेजता हूँ, प्रपोज़ल भेजता हूँ कि यार जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ना इस कंपनी के, वो आप ख़रीद लो। तो ख़रीद वो नहीं रहा, इन्वेस्टर्स तो हम हैं, यानी वो इन्वेस्ट करेगा, वो वहाँ पर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और इन्वेस्ट क्यों करेगा? हमारी वजह से। प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स। यहाँ पर इसको समझने का आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि जो प्रपोजल होगा उसको जो रीड करने वाला है वो क्या है, वो इन्वेस्टर है। यानी जिसको मैंने प्रपोजल अपना भेजा कि यार वो जो प्रोजेक्ट है वो ख़रीद लो, वो जो पढ़ने वाला है वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करेगा। और इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास यहाँ पर दो कॉमन उन्होंने जो इसके फीचर्स हैं वो बताए हैं कि जो यहाँ पर बाय हेलन एंड थ्री विजिट राइटर्स फ्रॉम द टीवी स्टेशन इलस्ट्रेट सम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट प्रपोजल राइटिंग सिचुएशंस। मुख्तलिफ राइटिंग सिचुएशन में ये जो हेलन और टीवी स्टेशन इलस्ट्रेट, इन्होंने क्या किया है कि दो मुख्तलिफ प्रपोजल में जो डिफरेंस था वो निकाल कर दिया। तो लेकिन इनमें जो कॉमन सिचुएशन बात थी वो ये थी कि द डिसीजन मेकर्स इन्वेस्ट सम रिसोर्स। क्या करता है डिसीजन मेकर ही, जो पढ़ने वाला है वो ही इन्वेस्ट करेगा, रिसोर्स करेगा, टाइम करेगा, मनी करेगा, वो सारा क्या करेगा, वही इन्वेस्ट करने वाला, दूसरा कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसके बाद आएगा योर रीडर्स विल मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी जो रीडर है वो आपका सॉरी जो उसका मतलब करने का है, इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो डिसीजन करेगा, उसको पूरे एहतियात से वो डिसीजन करेगा कि यार इसमें इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। और इसके लिए वो क्या करेगा, उसके क्योंकि उसके रिसोर्स भी लिमिटेड है
और वो डिसाइड करेगा कि इन्वेस्ट इन द परचेज प्रोजेक्ट योर पर्पस, यानी जो आपने पर्पस उसको भेजा, प्रपोजल भेजा कि यार वो उस कंपनी से वो जो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो ख़रीद लो, तो इसके बारे में वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा और फिर इन्वेस्ट करेगा। तो ये इसमें उन्होंने कॉमन सिचुएशन बातें बताई। तो आपने याद करना है, वो आपके सामने ये हाईलाइट कर दिया है, प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन रीडर्स आस्क मोस्ट ऑफन। तो जो सबसे पहले यहाँ पर रीडर जो है वो इन्वेस्टर्स है और उसी के हाथ में सारा कुछ है, और वो क्या करेगा, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि प्रॉब्लम पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं उसके जो है प्रपोजल, दूसरी कंपनी के जो प्रोजेक्ट है प्रपोजल है वो क्यों खरीदूँ, तो इसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो आपका जो रिपोर्ट होगी, प्रपोजल होगा, उसमें ये बात वाज़ह होनी चाहिए, यानी इस उस प्रपोज़ल में आपने ये साफ तौर पर लिख देना है कि ये प्रॉब्लम है और ये आपके जो गोल है, फ्यूचर गोल है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो क्या करेगा, वो उससे इम्प्लीमेंट करेगा और जो इन्वेस्ट करके परचेज़ करेगा, ठीक है। सोल्यूशन, जो सोल्यूशन की बात अगर करें, जो सेकंड क्वेश्चन पूछता है रीडर क्या करता है, वो पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन विल बी सक्सेसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हैज़ टू डू, यानी ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए क्या सोल्यूशन है जो ज़रूरी है, क्या सोल्यूशन है जो हमें कामयाब कर सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ डू यू प्रपोज टू दिस थिंग्स, यानी तुम ये प्रपोज जो कर रहे थे ये तुमने क्यों की, यानी ये सवाल तो बनता है ना उसके कि आपने उसको सजेशन दी, उसको प्रपोजल भेजा कि यार तुम ख़रीद लो, तो वो पूछेगा कि प्रॉब्लम तो उसे पता है, लेकिन सोल्यूशन पूछेगा कि ये आपने क्यों किया, ये आपका पर्पस जो था ये आपने किस वजह से किया। तो आपने क्या करना है, उसको वो पूरी चीज़ें बता देनी, पूरी स्ट्रैटेजी जो आपकी लिखी हुई हो, जिससे वो अपना क्या करे, अपने प्लान के मुताबिक वर्क करे और परचेज़ करे, ठीक है। कॉस्ट्स, तो इसमें जो रीडर है वो ये भी पूछता है कि यार इस की जो कॉस्ट्स है वो कितनी, वो जो प्रोडक्ट जो आपको प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़रीदना चाहता है तो उसकी वो ऐसे तो नहीं ख़रीद लेगा, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो पूछेगा कि इज़ इट वर्थ द कॉस्ट टू देम, यानी वो कितनी कॉस्ट है इसके लिए। उसके बाद है कंपैटिबिलिटी, यानी कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है, यानी वो उसके बिल्कुल साथ है, यानी उससे ही जैसा है, यानी जो आपकी कंपनी है उसके जो प्रोजेक्ट हैं, उसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ही मुताबिक है या उससे रिलेवेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो ये पूछता है कि अगर रीडर जो है वो पे करे या ऑथराइज़ करे आप पर, सारा वर्क जो है वो आप पर जो है वो ऑथराइज़ कर दे, पे करे, तो ये वर्क जो होगा वो आप उसको किस तरह, वो आप पर डिपेंड करता है और आप उसको किस तरह डिलीवर करेंगे, जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है रीडर, उसके मुताबिक आप किस तरह डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए ये आपने याद रखने हैं और सिंपली इनके नेम याद रखने हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो नेम होते हैं, ये जो हाईलाइटेड होते हैं, प्रॉब्लम, सिचुएशन, कॉस्ट, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रैटेजी ऑफ द कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल। तो जैसे कि हमने पीछे भी जितने लेक्चर पढ़े हैं ये फाइनल टर्म के वाले से, उसमें हर में अगर हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तो यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर जो प्रपोजल का है वो आपने क्या करना है, याद रखना है, और याद भी करना है कैसे, पूरा, यानी जितना उन्होंने इसमें पूरा सुपर स्ट्रक्चर बताया हुआ, ठीक है। जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो ख़ास तौर पे क्या होता है कि जो रीडर क्वेश्चन पूछ रहा होता है उनको हमने क्या करना होता है, उनको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि वो हमारा जो हम प्रोजेक्ट रख लें, प्रपोजल लिख लें, उसमें मुकम्मल तौर पर सॉल्व हुआ वो। तो यहाँ पर हम 4 टॉपिक्स को ट्रीट करते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम सोल्यूशन और कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आपने याद करने वाली चीज़ है वो नीचे दिया हुआ है कि सुपर स्ट्रक्चर जो लेंथ ऑफ प्रपोजल जो वेरीज हो सकती है, ये इसमें 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि द प्रीसीडिंग डिस्कशन मेंशंस प्रपोजल्स दैट आर सेवरल वॉल्यूम लॉन्ग, यानी जो हमारे पास प्रपोजल होगा उसमें हम मेंशन करेंगे, जो डिस्कशन हो रही होगी वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग, तो इस तरह के जो प्रपोजल्स होते हैं उनको हम 100 या 1000 पेजेस पर भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिनको हम लेस देन अ पेज
पेज पर जो है वो आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये वेरियस लेंथ ऑफ प्रपोजल है। जैसे कि यहाँ पर अगर यहीं पर एग्जांपल देखें, हेलन प्रपोजल है, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में उसने बताना है, 2 वीक्स के बारे में उसने पूछा, उसके बारे में टाइम के जो प्रिपेयर करने के लिए प्रोग्राम है उसके बारे में उसने पूछा, तो वो 1 या 2-3 पेजेस पर मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन जो नासा, अगर नासा की बात करें, ये सैटेलाइट सिस्टम जो है नासा वाला, इसकी अगर बात करें तो इसमें लेंथी प्रपोजल होगा। अगर आप 10 आइटम्स को भी इसमें डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारे जवाबात होंगे जो आपने देने होंगे। तो ये नासा के बारे में जो होगा वो लेंथी होगा। अगर आप किसी करैक्टर के बारे में एक करैक्टर के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हेलन के बारे में, तो वो बहुत ही कम होगा। तो जो सुपर स्ट्रक्चर प्रपोजल था जो आपने याद करना था वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सिर्फ ये याद करना है कि जो ब्रीफ प्रपोजल्स होते हैं, शॉर्ट प्रपोजल्स होते हैं, उसमें जो सेंटेंस होता है या पैराग्राफ होता है सिर्फ इतना ही होता है जो जगह घेरता है, यानी जिसमें हम अपना प्रपोजल बयान कर देते हैं। तो अगर बात करें कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर की, तो इसमें हमारे पास 3 फॉर्मेट जो होते हैं वो कामली इम्पोर्टेंट हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेटर, मेमोज और बुक्स। ये 3 चीज़ें कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी चीज़ रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सुपर स्ट्रक्चर है प्रपोजल का, उसमें हमारे पास सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रॉब्लम है, ये 10 है, तो इनको एक एक बार जो है थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कराता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने रीडर्स को वो बताना है जो आप राइट करना चाहते हैं जिसके बारे में। और प्रपोजल में मीन्स अनाउंसिंग व्हाट यू आर प्रपोजिंग, यानी जो आप अनाउंस कर रहे हैं वो आप प्रपोज भी कर रहे हो, यानी प्रपोज आपने किया वो आपका जो पर्पज़ है वो आपने अनाउंस कर देना, ठीक है। सिंपली अगर आप मेरी वीडियो का थंबनेल देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने पर्पज़ जो मेरा था कि इंग्लिश 201 लेक्चर 29, ठीक है, ये पर्पज़ हो गया। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर एक बात उन्होंने बताई कि है कि अगर 2 वीक से ज़्यादा का कोई प्रपोजल हो तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती, ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। जैसे कि हेलन का था, उसका सिर्फ 2 वीक्स का था, तो उसने कुछ यूँ जो है उसको कह दिया कि मैं 2 वीक रिक्वेस्ट करती हूँ स्पेंड करने के लिए, यानी मुझे परमिशन दें, मैं 2 वीक्स राइट टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करूँ प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। ये इसने इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो बाद को ऐसा भी होता है कि वो आपको इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड भी जो है वो बताना पड़ता है। अगर मैं अपनी वीडियो की बात करूं तो मैं कह देता हूं कि मैंने लेक्चर 28-27 में जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो बता दिए, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड हो गया मेरे पर्पज़ का। यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको शॉर्ट जो लेक्चर है वो देखना है, सुनना है, ठीक है। तो आप उस प्रॉब्लम के रिलेटेड ही सर्च कर रहे हैं, तो मेरा भी वही बनता है कि मैं आपको प्रॉब्लम के मुताबिक उसका जो है वो सोल्यूशन दूँ। तो इसमें वही बात है कि मैं जब अपना पर्पस बयान करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम जो है वो जो आपके रीडर्स की प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद उसका हल निकाल कर आपको अपने पर्पस में वो बयान करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली जो है वो डिफ़ाइन कर दे, ठीक है। इसमें आपने ये याद करना है। उसके बाद है प्रोडक्ट, व्हाट यू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट योर प्रपोजल विल प्रोड्यूस, यानी अगर मैं ये अपनी वीडियो की बात करूँ, मेरा प्रपोजल है कि मैं इससे आप फाइनल टर्म की शॉर्ट लेक्चर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है जो मेरा ये प्रपोजल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके लिए आपने कितनी थिंग याद रखनी है? 3 थिंग याद रखनी है। वो ये है कि टेल योर रीडर्स हाउ यू रीच योर ऑब्जेक्टिव, यानी आप अपने ऑब्जेक्टिव तक किस तरह पहुंच सकते हैं। प्रोवाइड इनफ डिटेल टू सेटिस्फाई योर रीडर, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बता दूँ जो कि आपके फाइनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। ये इनफ डिटेल होगी। एक्सप्लेन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो डिज़ायरेबिलिटी जो ख्वाहिश है प्रोजेक्ट की वो आप उनको बयान कर दें, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने जस्ट उनके जो नेम है वो याद रखने हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है मेथड। मेथड क्या है कि आप किस तरह से उनको अपना प्रपोजल जो है वो दे रहे हैं, उन पर पहुंच रहा है। मेथड की अगर बात करें तो इसमें यह है कि मैं अगर आपको शुरू में बताता हूं कि वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, तो मुझे बताने भी चाहिए। ये मेथड है इसका कि आपको वो डिटेल देनी चाहिए जो आपने उससे वादा किया, प्रॉमिस किया, ठीक है। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिसोर्सेज में यह है कि मैं आपको वो जो चीज़ें आपने पूछी, जो आपका सवाल था, वो आप तक किस तरह पहुंचा रहा हूँ, या आपके जो है प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वो रिसोर्सेज क्या हैं जिसके ज़रिए मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल। शेड्यूल के बारे में पूछा है कि
ये जो मैंने ऊपर हाईलाइट की, सिर्फ आपने यही करने, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी याद रखने को इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बैक तरफ शुरू होते हैं, वो आपको बताता जाता हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल्स जो 10 हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन जो रीडर मोस्ट पूछता है, 4 इनके नाम है, प्रॉब्लम, सिचुएशन, कॉस्ट्स एंड कंपैटिबिलिटी, ये 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद हो गया प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स, ये डेड लाइन जो है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रपोजल क्या होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये तकरीबन 4 से 5 जो क्वेश्चन थे आपको बता दिए। तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।